Hi guys, and welcome to our today's video in which we are going to read our chapter, which is chapter number 10, Gravitation, of class 9 NCERT Science. And the topic that we are going to start off with today is the motion of the objects under the influence of gravitational force of the earth. We have covered the topics before this in the previous videos. If you haven't watched those, you can go on our channel and watch them. अभी इस टॉपिक का मतलब क्या है कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट्स का, कि जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर कैसा मोशन होता है, कि अभी जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंडर जो हमारा मोशन है ऑब्जेक्ट्स का वो कैसे होता है और क्यों होता है. Now let us do an activity to understand whether all objects, hollow or solid, big or small, will fall from a height at the same rate. अच्छा, अब हम अगली एक्टिविटी में क्या देख रहे हैं कि हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, चाहे अंदर से खोखला हो, चाहे भरा हुआ हो, क्या वो सारी चीज़ें एक ही रेट पे धरती की तरफ फॉल करेंगी. रेट आप लोग बोल सकते हो कि क्या, अगर आप लोग उनको एक हाइट से फॉल करवाते हो, मान लो आप उनको सेम अपार्टमेंट की बिल्डिंग से फॉल करवा रहे हो, ठीक है. अपार्टमेंट की बिल्डिंग से छोड़ो, आप देखो अगर आप एक इरेज़र और पेंसिल को अपने टेबल से ड्रॉप करवाते हो, क्या वो दोनों एक ही टाइम पे लैंड करेंगी, या फिर आप लोग इरेज़र और पेंसिल छोड़ दो, उन दोनों की लेंथ अलग हो जाती है. अगर आप एक पेन ले लो एंड पेंसिल ले लो जिनकी हाइट ऑलमोस्ट सेम है, अगर आप उन दोनों को एक ही टाइम पे ड्रॉप करवाओगे, क्या वो दोनों एक ही टाइम पे ज़मीन को हिट करेंगे, क्या वो दोनों सेम टाइम पे ज़मीन को हिट करेंगे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट पीछे रह जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट आगे निकल जाएगा. ठीक है, तो ऐसे हमें एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी है. टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक्टिविटी में, पहले हम लोग एक शीट ले रहे हैं, पेपर का कागज़ ले रहे हैं, एंड उसके बाद हम एक पत्थर ले रहे हैं. ड्रॉप दैम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग. अभी हम लोग उसको एक बिल्डिंग से ड्रॉप करवा रहे हैं, ठीक है. ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो अभी हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि जो हमारा, क्या वो दोनों जो है, जो आपने कागज़ को और स्टोन को बिल्डिंग से नीचे गिराया है, क्या वो दोनों एक ही समय पर ज़मीन को हिट करेंगे. ठीक है, आपको ये देखना है. तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा पेपर है ना, अब ये कॉमन सेंस है, जो कागज़ है हमारा वो थोड़ा सा लेट हिट करेगा और स्टोन जल्दी नीचे चला जाएगा. अभी स्टोन क्यों जल्दी जाएगा, देखो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं आगे, कि जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही तरह के फोर्स से सारे ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका एक्सेलरेशन भी बिल्कुल सेम होता है. बट यहाँ पे किसका फैक्टर आ गया, एयर रेजिस्टेंस का. अभी जो हमारा पेपर है भाई, ठीक है, अगर कोई भी एयर नहीं होती, देखो हम लोग पहले रीड करते हैं. वी सी दैट द पेपर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन. के जो हमारा कागज़ है वो चाहे ही स्टोन से थोड़ी सी मतलब देर बाद लैंड करेगा ज़मीन पे. तो ये क्यों होता है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस. क्योंकि जो हवा है, ठीक है, वो पेपर का जो नीचे का सरफेस है उस पर हिट हो रही है, इसीलिए जो हवा है वो क्या बोलते हो कि पेपर के मोशन को थोड़ा सा कम कर रही है. ठीक है, बिकॉज जो एयर का फोर्स है वो भी तो लग रहा है, नीचे से भी लगेगा ऊपर से भी लगेगा, तो इसीलिए उसका क्या होगा, उसका मोशन अनइवन हो जाएगा, एंड इसीलिए वो थोड़ा सा लेट हिट करेगा ऑन द ग्राउंड देन द स्टोन. अभी जो स्टोन है आपका सीधा नीचे जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हवा का स्टोन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, स्टोन इतना भारी होता है. बट जो हमारा कागज़ है वो हल्का होता है, एंड क्या बोलते हो, बिल्कुल ऐसा प्लेन होता है ना, सीधा सीधा पतला पतला, तो उस पर हवा का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा. इसलिए क्या होता है, जो हमारा पेपर होता है वो थोड़ी सी लेट गिरता है एज कम्पेयर टू द स्टोन. क्योंकि जो हमारी एयर है ना, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. अभी जो एयर है ना वो क्या करेगी, वो फ्रिक्शन ऑफर करेगी पेपर को, इसलिए जो उसका मोशन है वो स्लो हो जाएगा. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन. रेजिस्टेंस मतलब, अच्छा रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कि जो मोशन है या फिर कि जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का उस पर अफेक्ट डालना. ठीक है, अभी जो रेजिस्टेंस है हवा का वो पेपर पे ज़्यादा होगा, पेपर के मोशन पे वो ज़्यादा अफेक्ट डालेगी एज़ कम्पेयर टू स्टोन. स्टोन इतना भारी होता है, ठीक है, और उसकी जो शेप है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है, तो उस पर हवा का इफेक्ट कम पड़ेगा. इफ़ वी डू द एक्सपेरिमेंट इन अ ग्लास जार फ्रॉम विच एयर हैज़ बिन सक्ड आउट. अच्छा, अगर हम लोग ये सेम एक्सपेरिमेंट एक ऐसी जगह पे करें जहाँ पे हवा है ही नहीं, जहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो,
एक्सपेरिमेंट ऑन, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स के एक्सपेरिमेंट का आप लोग नाम डाल के कर सकते हो सर्च। एक्चुअली मैं आपको दिखाई देती हूँ, वेट। ओके, सो दिस इज़ अ वीडियो ऑफ यूट्यूब दैट आई एम यूजिंग हेयर। तो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया जा रहा है कि बिना एयर के जो हमारा फेदर है एंड जो एक मेटल क्यूब है, उन दोनों के बीच का जो मतलब मोशन है, ग्रेविटी की वजह से उन दोनों के बीच का जो मोशन है, क्या उसमें कोई डिफरेंस आएगा? क्या वो दोनों सेम पेस पे फॉल करेंगे? ठीक है, सो लेट्स सी द वीडियो नाउ। तो ये विदाउट एयर का है। ओके, दिस होल स्पेस इज़ अ वैक्यूम। ये जो पूरी स्पेस आपको दिख रही है, ये एक वैक्यूम है, और यहाँ पे हम लोग एक फेदर और एक मेटल क्यूब को फॉल करवा रहे हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, यू कैन गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। इससे आपका मतलब जो सारा ये कॉन्सेप्ट है कि क्या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम रेट पे फॉल करते हैं, क्या जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम रेट पे फॉल करते हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स वॉच द वीडियो। ओके, सो जैसे आपने देखा, जो हमारा फेदर है एंड मेटल क्यूब है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, जो है आपका धरती को हिट कर रहे हैं, और यू कैन से आपका जो सरफेस है उसको हिट कर रहे हैं, एंड दिस इज विदाउट एयर। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप लोग ये सेम एक्सपेरिमेंट, जो स्टोन वाला एंड पेपर वाला, अगर आप लोग सेम एक्सपेरिमेंट एक वैक्यूम्ड स्पेस में करके देखते हो, एक बिना एयर वाली स्पेस में करके देखते हो, तो क्या होता है, जो आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम पेस पे फॉल करेंगे, वो सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे। ओके ओके, सो कमिंग बैक टू द चैप्टर, इफ़ वी डू द एक्सपेरिमेंट इन अ ग्लास जार फ्रॉम विच एयर हैज़ बिन सक्ड आउट। देखो, हमने ये तो पहले ही एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं हम। आप लोग बस क्या करो, पेपर को आप फेदर से रिप्लेस करके देख लो, एंड जो आपका स्टोन है उसको मेटल क्यूब से रिप्लेस करके देख लो। तो आप लोग क्या देखोगे कि अगर हम लोग ये सेम एक्सपेरिमेंट एक ऐसे ग्लास जार में कर रहे हैं, या फिर एक ऐसी पूरी स्पेस में कर रहे हैं जहाँ पे जो वैक्यूम है, पूरी आपकी जो स्पेस है उसको वैक्यूम कर दिया जाए। ठीक है, वैक्यूम का मतलब वहाँ पे कोई भी हवा ना हो। अगर हवा नहीं होगी तो पेपर को एयर रेजिस्टेंस तो होगा ही नहीं, उसके मोशन में इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए जो आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम पेस पे फॉल करेंगे। तो देखो, इस मतलब पूरी एक्टिविटी से, हमने ये एक्टिविटी कर तो ली, इस पूरी एक्टिविटी से हमें पता क्या चलता है कि जो इफेक्ट है ग्रेविटी का, कि जो फोर्स ग्रेविटी लगाती है ना ऑब्जेक्ट्स पे, हम पे लगा रही है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, वो सारी चीज़ों के लिए सेम है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, चाहे वो अंदर से खोखली हो चाहे भरी हुई हो, चाहे वो लाइट हो चाहे वो हैवी हो। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। हमें पता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको फ्री फॉल करवाते हैं, जब हम उसको सिर्फ उसको ग्रेविटी के अफेक्ट के अंडर हम लोग उसको फॉल करवाते हैं, तो क्या होता है, उसमें कुछ एक्सेलरेशन होती है, एंड उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें पता है। Now, this acceleration experienced by an object is independent of its mass। कि ये जो acceleration experience की जा रही है उस ऑब्जेक्ट से, वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, कि उसकी जो सारे ऑब्जेक्ट्स की एक्सेलरेशन सेम होगी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। मतलब कि जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस की जाएगी एक बॉडी के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कि चाहे ही ऑब्जेक्ट हैवी हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट लाइट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट भारी हो, चाहे वो क्या हो, उसका वेट जो है वो कम हो, उसका मास जो है वो कम हो, क्या होगा, वो फिर भी सेम एक्सेलरेशन से फॉल करेंगे। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स सेम एक्सेलरेशन से फॉल करते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड, कि चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो अंदर से खोखला हो, क्या शुड फॉल एट द सेम रेट, वो सारे सेम रेट पे फॉल करेंगे। मान लो आप लोग चाहे आप इस दुनिया के सारी चीज़ों को
एक ही हाइट से फॉल करवाओ विदाउट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी हवा नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें नीचे फॉल करेंगी एट द सेम रेट, वो सारी चीज़ें एक ही टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगी या फिर सरफेस को हिट करेंगी. ओके. Now, according to a story, Galileo dropped different objects from the top of the Leaning Tower of Pisa in Italy to prove the same. तो जो हमारा गैलीलियो है, ठीक है, गैलीलियो वॉज अ साइंटिस्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स लिए एंड उनको लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इट इज़ अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट इन इटली, तो उससे क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को फॉल करवाया फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा. तो उन्होंने क्या देखा कि वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम क्या है, सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है, मेन जो हमारा मोटिव है इस पैराग्राफ से समझाने का वो क्या है कि सारे ऑब्जेक्ट्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर सेम रेट से फॉल करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती का वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक जैसा ही लगेगा. ठीक है. As g is constant near the earth, all the equations for the uniformly accelerated motion of objects become valid with acceleration replaced by g. तो जैसे कि हमने देखा कि जो g है it is constant near the earth, हमने क्या देखा कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो g है हमारी कांस्टेंट है. ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा वो सेम है ना. तो इसीलिए जो हमारा एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो सेम है. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो सारे हमारे ये इक्वेशंस ऑफ मोशन थे ना, हमने जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे पिछले चैप्टर्स में, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारे ए हैं उनको क्या कर देंगे, हम लोग जी से रिप्लेस कर देंगे. वी आर गोइंग टू रिप्लेस देम विथ जी. ठीक है, बिकॉज जी जो है हमारा सारे प्लेसेस पे कांस्टेंट है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सारे प्लेसेस पे कांस्टेंट है एंड सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कांस्टेंट है. ठीक है. All the equations for the uniformly accelerated motion of objects become valid with acceleration a replaced by g. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी a है यहाँ पे उन सबको g से रिप्लेस कर देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि है तो ये भी एक्सेलरेशन एंड ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एंड सारी जगहों के लिए कांस्टेंट है ऑन द अर्थ. ठीक है. द इक्वेशंस आर, ये हमारी जो इक्वेशंस है हमने पिछले चैप्टर्स में की हुई है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है. एंड हाँ, आपको इन इक्वेशंस के नाम ज़रूर याद रखने हैं. जैसे पहली इक्वेशन जो है हमारी, जैसे जो हमारी पहली इक्वेशन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन. एंड जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोग बोलते हैं द इक्वेशन फॉर डिस्टेंस टाइम रिलेशन. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन या फिर पोजीशन टाइम रिलेशन. एंड जो हमारी लास्ट इक्वेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो जहाँ पे एस आ गया दैट मीन्स पोजीशन एंड जहाँ पे ये दोनों आ गए दैट मीन्स वेलोसिटी. तो ये है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, या फिर आप लोग बोल सकते हो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ठीक है, जहाँ पे एस आ गया दैट मीन्स पोजीशन एंड ये जो दोनों यहाँ पे आ गए दैट मीन्स वेलोसिटी. सो दिस इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. सेकेंड इक्वेशन का क्या नाम है, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन. जो फर्स्ट है दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ओके, सो आपको इन तीनों इक्वेशंस के नाम याद रखने हैं. अच्छा, हम लोग ऊपर वाली इक्वेशंस में क्या देखते हैं, वेयर यू एंड वी आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज. ठीक है, जहाँ पे जो हमने देखा था कि जो हमारी u होती है वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, कि जिस वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, एंड v क्या होती है, हमारी फाइनल वेलोसिटी. एंड आपको पता है जो s है वो क्या डिनोट करता है, हमारा डिस्टेंस डिनोट करता है या फिर डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है. देन जो हमारा t होता है वो टाइम डिनोट करता है. In applying these equations, we will take acceleration a to be positive when it is in the direction of the velocity. That is, in the direction of motion. The acceleration a will be taken as negative when it opposes the motion. अच्छा, अभी ये चीज़ ध्यान में रखना, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग ए को सब्सटीट्यूट कर देंगे जी से. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जी की वैल्यू है ना हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो सारे केसेस के लिए सेम नहीं रहेगी. नंबर कांस्टेंट रहेगा बट जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का साइन है वो चेंज होगा. मान लो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करवा रहे हो. ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को
ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो तो क्या होगा, ग्रेविटी तो नीचे को लगती है ना, एंड ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसीलिए जो वेलोसिटी है वो इसको अपोज करेगी। इसीलिए जो हमारी ग्रेविटी मतलब जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी को अपोज कर रहा है। ठीक है, दैट विल बी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट को, मान लो हम लोग स्टोन को नीचे किसी भी बिल्डिंग से ड्रॉप करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रेविटी की मतलब डायरेक्शन में ही है, क्योंकि ग्रेविटी हमारी नीचे की तरफ लगती है ना। तो इसीलिए जो हमारी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट विल बी पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर हमारा जो मोशन जो हमारा ग्रेविटी का डायरेक्शन है अगर वो अपोज कर रहा है, हमारी ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो जो हमारी जी की वैल्यू है वो नेगेटिव में चली जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ अपोजिंग ग्रेविटी, राइट। एंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही फॉल कर रहा है। सो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। नाउ ओके, हम लोग न्यूमेरिकल भी कर ही लेते हैं कि अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स, कि हमारी जो कार है वो एक लेज से नीचे गिर जाती है एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, कि आपकी जो कार है, ठीक है, वो नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है मतलब जो हमारी ग्रेविटेशनल जो हमारी जी की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव में होगी बिकॉज ये नीचे को गिर रही है हमारी कार, है ना। ओके तो इसको हम लोग देखो, कई इक्वेशंस में आपको ऐसा गिवन हो सकता है, कई क्वेश्चंस में आपको ऐसा गिवन हो सकता है कि आप जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है आपको, तो आप लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है। एंड अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया कि आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है तो आप उसकी वैल्यू को क्या लोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए जो 9.8 है उसको राउंड ऑफ करके, बिकॉज 9.8 इज़ नियर टू 10, है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कई बार क्वेश्चंस में लिखा आ सकता है। तो आप लोग वहाँ पे जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलोगे। फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशंस, यहाँ पे भी यही लिखा है, फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए। बट अगर आपको ये नहीं दिया है तो आपको 9.8 मान के ही चलना पड़ेगा। ओके तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। देखो, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, हमें पता है कि जो हमारी कार है वो गिर रही है, ठीक है, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। ओके, हमें टाइम गिवन है, टाइम हमें मिल चुका है 0.5 सेकेंड्स, एंड जो हमारी जी है वो भी हमें क्या मिल चुकी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो व्हाट इज़ इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अच्छा देखो भाई, उसकी जो स्पीड है ग्राउंड को स्ट्राइक करने पे क्या है, ठीक है, कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। देखो क्योंकि जो ओके अगर आप लोग एक कार को ड्रॉप करवा रहे हो तो पहले उसको ड्रॉप करवाने से पहले उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, है ना। एंड हमें क्या करना है अभी यहाँ पे, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमें टाइम गिवन है 0.5 सेकेंड्स, हमें जी या फिर ए गिवन है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन नहीं भी है तो आप लोग ए या फिर जी की वैल्यू को मान के चल सकते हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा ही दी हुई होती है। क्यों, क्योंकि आप लोग उस ऑब्जेक्ट को फॉल करवा रहे हो, है ना, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कोई तो एक्सेलरेशन होगी ही, तो आपकी जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो तो ऐसे क्वेश्चंस में आपकी एक वैल्यू होती ही है, ठीक है, और कोई चाहे ना हो ये तो होती ही है हमेशा। ओके तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब हमें वी फाइंड करना है कि हमारा वी क्या है। अभी देखो हमें टाइम कितना दे रखा है, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड मान के चल सकते हो, या फिर आप लोग क्या मान के चल सकते हो, हाफ सेकेंड मान के चल सकते हो, क्योंकि हमारा एक पूरा सेकेंड होता है ना। अगर आप लोग 0.5 करे हो मतलब आपने सेकेंड का आधा कर दिया, है ना, तो दैट विड बी हाफ सेकेंड,
टाइम को आप लोग हाफ सेकंड भी मान सकते हो, 0.5 भी मान सकते हो, बट यहाँ पे हाफ इसलिए माना है क्योंकि पॉइंट वगैरह का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हाफ सेकंड भी मान सकते हो, 0.5 भी मान सकते हो। हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है हमें पता है, जब हमने उसे ड्रॉप नहीं करवाया था तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या था, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी चीज़ जब आपकी ऊपर होती है ना तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा ज़ीरो होगी, चाहे वो इनिशियल है चाहे वो फाइनल है। देखो यहाँ पे देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि मान लो अगर आप एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, नीचे उसकी जो वेलोसिटी है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बट ऊपर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो हमेशा ज़ीरो होगी, ठीक है। ऊपर आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। ऊपर जाके सारी चीज़ों की जो फाइनल वेलोसिटी है या फिर इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अगर आप एक स्टोन को नीचे फॉल करवा रहे हो तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगी। एंड अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करवा रहे हो तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि यू तो नीचे वाली होगी है ना, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो वाली हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्यों ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाके जो आपका एक ऑब्जेक्ट है वो एक कोई भी हाइट रीच करके क्या करता है, थोड़े से टाइम के लिए रुक जाता है, तो उसकी जो वी क्या होती है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। एंड अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करवा रहे हो तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आपने ऊपर उसको पहले पकड़ के रखा है ना ड्रॉप करवाने से पहले, या फिर वो ऊपर पहले रुकी हुई है जब तक आपने उसे ड्रॉप नहीं किया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इन केसेस में आपको एक तो इनिशियल वेलोसिटी या फिर आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन होगी, है ना, विच इज़ ज़ीरो, एंड आपको एक जी की वैल्यू हमेशा गिवन होगी, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इट डिपेंड्स ऑन वेदर द सिचुएशन कि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फॉल करवा रहे हो या फिर नीचे की तरफ उसको गिरा रहे हो। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, सॉरी। अच्छा, मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मीटर पर सेकेंड इज़ द यूनिट फॉर वेलोसिटी एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए होता है। यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं हो गई थी अभी अभी। ओके, अभी देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता है एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होती है हर एक ऑब्जेक्ट पे, एंड उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होती तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको उसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलना है ना। एंड हमने क्या किया था, हम लोग कार को नीचे की तरफ गिरा रहे थे, हम जो कार है वो ड्रॉप हो रही थी नीचे की तरफ, तो वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको ये पहले पहले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट जैसे जैसे आप इसके रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आपको ये ईजी लगने लगेगा। अभी देखो हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर आप लोग बोल सकते हो ए या फिर जी गिवन है। अगर आपको याद होगा हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की थी हमने, है ना, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपको इन इक्वेशंस में से इन तीनों, अच्छा अगर आपने ये तीनों इक्वेशंस याद नहीं की ना तो आपको फिजिक्स आ ही नहीं सकती, ठीक है। आपको ये तीनों इक्वेशंस तो याद रखनी ही पड़ेंगी। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ रियली वेरी सिंपल। देन उसके बाद क्या है, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो आप बोलोगे कि इतनी लंबी इक्वेशंस हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखो आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वैसे वैसे आपके दिमाग में ये फिट होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या गिवन था, हमें जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है, u हमें गिवन है 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 9.8 या फिर जो क्वेश्चन में गिवन है 10 हमें पता है, टाइम हमें पता है हाफ सेकेंड या फिर 0.5 सेकेंड, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन पुट कर लेंगे, ठीक है। पहली इक्वेशन को अगर हम लोग हमारी इस न्यूमेरिकल में लगाएंगे तो हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि इन सब की हमें पता ही है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि v इक्वल टू
80 प्लस u था ये तो यहाँ पे सिर्फ 80 क्यों लिखा है? देखो हमें u की वैल्यू 0 गिवन है, तो आप लोग 0 लगाते हो नहीं लगाते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप 0 को प्लस करोगे तो वो आंसर जो है वो 80 के बराबर ही आ जाएगा, है ना। तो आप लोग इसको सीधा v = 80 भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, v की एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और हमें वैसे भी पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनटू हमें टाइम कितना गिवन था क्वेश्चन में, 0.5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे हमारा आंसर कितना आएगा, देखो 10 5 इज़ 50। ये एक लेटर के बाद आप लोग पॉइंट लगा दोगे, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा 5। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू काउंट नहीं होती है, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई, जो हमें पहले क्वेश्चन में फाइंड करना था। आगे है व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या है इस पूरे 0.5 सेकेंड के दौरान। तो देखिए जो हमारी एवरेज स्पीड है उसका हमने फॉर्मूला पिछले चैप्टर्स में किया था ना। हमारे एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, v + u/t, या फिर आप लोग u + v/2 भी कर सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग बोल सकते हो कि एक तरह से हम लोग मीन फाइंड कर रहे हैं, एवरेज मीन, जो हमारा अर्थमेटिक एवरेज होता है ना, मैथ में भी किया होगा आपने। तो उसको हम लोग करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं वैल्यूज़ को, है ना। 2 से डिवाइड नहीं करते, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सम है वैल्यूज़ का वो करते हैं, एंड जो हमारी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है हम लोग वो लेते हैं। यहाँ पे हमारा सम हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी का, एंड ओवर में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, 1 2 नीचे लग जाएगा। तो अभी हम लोग को अगर इसका पूरे का, इस पूरे एक्ट का एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो हमने v फाइंड की थी, हमारा v कितना आ गया यहाँ पे 5, प्लस में हमें पता था कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 5/2। वहाँ पे भी आप लोग इसको देख सकते हो। हम लोग क्या कर देंगे, 5/2 बच जाएगा, बिकॉज हमने 0 को अगर प्लस किया तो वो 5 इटसेल्फ ही आ जाएगा। 2 2 = 4, एंड पॉइंट में हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, क्या चला, मैं करके दिखा देती हूँ, ये देखो 2 5 2 2 हमारा 4 आ जाएगा, 0 नीचे चल जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ये क्या आ जाएगा 1 0, तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, पूरे एवरेज, इस पूरी एक्टिविटी का एवरेज स्पीड है, ठीक है। इस पूरे 0.5 सेकेंड्स के दौरान जो एवरेज स्पीड है आपका ऑब्जेक्ट का वो इतना आया। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, कि जहाँ से आपने उसको ड्रॉप करवाया वहाँ से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना है ये। या फिर आप लोग हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पे आपको सिंपली यही पूछा गया है कि जो उसका एस है, या फिर जो जहाँ से आपने उसको ड्रॉप करवाया है ग्राउंड के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है। डिस्टेंस हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो आप लोग पहले इक्वेशंस देखोगे सारी, एंड उसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल इक्वेशन देखोगे कि कौन सी बन रही है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी बन रही है। एस हम लोग कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, देखो एस हम लोग इस वाली इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन पता है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें वी भी पता है, यू भी पता है, यहाँ पे हमें टाइम भी पता है। दोनों केसेस में हमें जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी वो भी पता है, ये तो हाफ तो कांस्टेंट ही है, एंड जो हमारा एस है वो हमें फाइंड करना है। हम लोग यहाँ पे सेकंड भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बुक में इन्होंने कौन सा यूज़ किया है इक्वेशन। ओके, यहाँ पे बुक पे इन्होंने यूज़ किया है एस = ut + ½ AT²। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा s है, u की वैल्यू हमारी कितनी थी, 0 थी। टाइम हमारे यहाँ पे कितना था 0.5 था। देखो आप किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर है वो 0 ही आता है ना। 0.5 × 0 करोगे 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे s = हमारा क्या आ जाएगा इसके बाद में
यूटी तो हमने सॉल्व कर लिया, हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें गिवन थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड उसके बाद हमें साथ में इसके क्या गिवन था, हाफ ए टी, ए हमने पुट कर दी है, टी की वैल्यू हमारी थी 0.5 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे 5 के साथ, है ना, 2 5 ज़ा 10, है ना। उसके बाद अगर आप लोग 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, 25 0.25, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, पूरा ये कैलकुलेशंस करके आंसर 1.25 मीटर। तो ये जो उसका स्पीड है, अच्छा हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, ये जो 1.25 है, 1.25 है, ये आपका क्या आया, एस आया, जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज़ योर डिस्टेंस, किसके बीच में, लेज और ग्राउंड के बीच में, ठीक है। एक्चुअली आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग सेपरेट वीडियोज़ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स, बिकॉज ये फ़ोन पे समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आई विल मेक सेपरेट वीडियोज़ फॉर ऑल द एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स, ओके। तो अभी के लिए हम लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स को स्किप कर देते हैं, मैं बाद में इन सब का बना दूँगी। Okay, so today's video is quite long. I hope you understood the chapter well, and I will meet you in the next video. Bye bye.